स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीतास कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में, जिसमें भी रिसेंटली चला हुआ DSSB फीमेल PGT कॉमर्स जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर, जो कि हम कर रहे हैं अपने 15 क्वेश्चन सीरीज़ के साथ। और आज की ये इस पेपर की लास्ट वीडियो है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का 151 क्वेश्चन है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर न्यू प्रोडक्ट्स आर। देखिए, एक नया उत्पाद जो कि एक कंपनी मार्केट में उतारना चाह रही है, उसके लिए जो रिसर्च और डेवलपमेंट की जाती है, उस पर जो खर्चा आता है, उसको कौन से खर्चे के अंतर्गत रखा जाता है। चार ऑप्शन हमारे पास है, कन्वर्जन कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट, रेलिवेंट कॉस्ट या संक कॉस्ट। यह आ जाएगा संक कॉस्ट में, जिनकी डूबत लागतों में, जिनकी ऐसी लागतें जिनको रिकवर नहीं किया जा सकता। ये संक कॉस्ट होती क्या है? संक कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच हैव बीन इनकर्ड बाय द कंपनी इन द पास्ट टाइम, यानी कि ऐसा खर्चा जो कंपनी के द्वारा अपने पास्ट टाइम में किया गया है, विद नो चांस ऑफ इट्स रिकवरी इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में उसकी रिकवरी के कोई चांसेस नहीं है। एंड एग्जाम्पल ऑफ विच इंक्लूड्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, और इसमें क्या जाता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंपनी बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जो कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा किया है वो, या एक्सपेंसेस ऑन सर्वे कंडक्टेड फॉर इवेल्युएटिंग एनी प्रपोजल एक्सेट्रा, ये हो जाते हैं संक कॉस्ट में। बाकी के जो ऑप्शन है एक बार उसको भी देख लेते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट कौन सी होती है? जो कन्वर्जन कॉस्ट आर द कॉस्ट इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग द डायरेक्ट मटेरियल इनटू द प्रोडक्ट, जिनकी रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाते टाइम जो भी कॉस्ट आई है वो कन्वर्जन कॉस्ट आ जाती है, जैसे डायरेक्ट लेबर होगी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्सेट्रा। इसके बाद है जॉइंट कॉस्ट, कि कई ऐसे प्रोडक्ट है जो इकट्ठे ही बना लिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल है कैंडीज़ का। कैंडीज़ में बाद में अलग अलग फ्लेवर की कैंडीज़ जो है वो निकल के आती हैं, लेकिन यहाँ जॉइंट कॉस्ट का जगह इन अकाउंटिंग जॉइंट कॉस्ट इज़ ए कॉस्ट इनकर्ड इन ए जॉइंट प्रोसेस, यानी कि जो संयुक्त प्रक्रिया में आती है। जॉइंट कॉस्ट में इंक्लूड डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, ये ओवरहेड कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग ए जॉइंट प्रोडक्शन प्रोसेस। A joint process is a production process in which one input yield multiple output. इनकी इनपुट तो सेम है, लेकिन जो आउटपुट निकल के है वो अलग अलग है। यानी कि कैंडीज़ में जैसे अलग अलग फ्लेवर की कैंडीज़ आ जाती है, पाइनएप्पल, मैंगो, बनाना फ्लेवर, लीची फ्लेवर, इस तरह से। रेलिवेंट कॉस्ट, संगत लागतें क्या होती है? रेलिवेंट कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज एनी कॉस्ट रेलिवेंट टू डिसीजन, किसी भी डिसीजन से जो रेलिवेंट करती हूँ वो वाली कॉस्ट आ जाएंगी रेलिवेंट कॉस्ट में। फॉर एग्जांपल, रेलिवेंट कॉस्ट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर टू सेल और कीप ए बिजनेस यूनिट। ये रेलिवेंट कॉस्ट का निर्धारण क्यों किया जाता है? ये निश्चित करने के लिए कि कोई भी बिजनेस यूनिट है उसको बेच दिया जाए या फिर रख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वे ऑफ रिसोल्यूशन व्हेन देयर इज़ ए क्राइसिस ऑफ लीडरशिप ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की एक प्रोसेस है, उसके अंदर लीडरशिप का जो संकट है उसको कौन से लेवल पे रिसोल्व किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आ जाएगा ग्रोथ थ्रू डायरेक्शन वाली स्टेज पे। अभी यहाँ पे जितनी भी स्टेजेस लिखी गई हैं नहीं, हमारी फेज में आ जाते हैं। देखिए, ग्रेनियर्स ग्रोथ मॉडल अटेम्प्ट्स टू प्रिडिक्ट द 6 phases एंड 5 crises, 5 संकट बताए गए, 6 चरण बताए गए हैं। दैट बिजनेस में एक्सपीरियंस एज दे ग्रो, बिजनेस जैसे जैसे ग्रो होता है उसे ये 5 संकट और ये 6 चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। ग्रोथ अचीव थ्रू, देखिए ये 6 phases हैं। फर्स्ट है क्रिएटिविटी का, दूसरा है डायरेक्शन का, तीसरा डेलीगेशन का, फोर्थ है कोऑर्डिनेशन का, नेक्स्ट है कोलैबोरेशन का और अलायंसेस का। फेजेस भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में, जैसे थर्ड फेज कौन सा है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का थर्ड फेज कौन सा है या फिफ्थ फेज कौन सा है। अब देखिए, हर फेज़ पे एक क्राइसिस आता है, एक संकट आता है, और नेक्स्ट पे उसका रिसोल्यूशन, यानी कि उसको रिसोल्व कर दिया जाता है। अब हमारा क्वेश्चन था वो था कि भाई लीडरशिप का जो क्राइसिस है उसको कौन से किस तरीके से उसे रिसोल्व किया जाता है। देखिए, लीडरशिप का जो क्राइसिस है ना वो फर्स्ट स्टेज पे ही आ जाता है, यानी कि क्रिएटिविटी की स्टेज पे लीडरशिप का जो है वो क्राइसिस आ जाता है और उसको रिसोल्व किया जाता है डायरेक्शन की स्टेज पे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ग्रोथ थ्रू डायरेक्शन। डायरेक्शन पे जो संकट आता है, जो क्राइसिस आता है डायरेक्शन वाली स्टेज पे, वो है ऑटोनोमी का, और इसको डेलीगेशन वाली फेज़ पे, उस चरण पे इसको रिसोल्व कर दिया जाता है।
डेलीगेशन पे कंट्रोल का आता है क्राइसिस, और कोऑर्डिनेशन पे उसको रिसोल्व कर दिया जाता है। कोऑर्डिनेशन पे क्राइसिस आता है रेड टेप का, और इसको कोलैबोरेशन के थ्रू रिसोल्व कर दिया जाता है। और लास्ट है ग्रोथ का, कोलैबोरेशन वाली स्टेज पे क्राइसिस आता है ग्रोथ का, और उसको अलायंसेस वाली स्टेज पे रिसोल्व कर दिया जाता है। तो अभी क्वेश्चन क्या था कि लीडरशिप का जो क्राइसिस है उसको किसके थ्रू जो है रिसोल्व किया जाता है, तो डायरेक्शन के थ्रू इसको रिसोल्व कर दिया जाता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ग्रोथ थ्रू डायरेक्शन। देखिए 4 जो दे रखे, डेलीगेशन, कोलैबोरेशन, डायरेक्शन और कोऑर्डिनेशन। डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, डेलीगेशन, बीच वाले चारों फेज दिए गए थे, तो डायरेक्शन वाले पे हमने टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्रोसेस, फोकस ऑन द प्लानिंग पार्ट। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो प्लानिंग पार्ट पे फोकस करती है, किसके प्लानिंग पार्ट पे, मैन पावर रिक्वायरमेंट के। तो जो चारों ऑप्शन थे ना उसमें फर्स्ट में हमारा है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ही प्लानिंग पार्ट पे ह्यूमन रिसोर्स से रिलेट करती है, यानी कि मैन पावर रिक्वायरमेंट से रिलेट करती है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ही वो प्रोसेस है जो फोकस करती है प्लानिंग पार्ट पे, किसकी, मैन पावर रिक्वायरमेंट। एंड डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैन पावर प्लान्स, यानी कि जो मैन पावर प्लान्स है उसके इम्प्लीमेंटेशन यानी कि उसको लागू करने पे क्या जोड़ देता है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ ही चले जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज़ द प्रोसेस फोकस ऑन द प्लानिंग पार्ट फॉर द मैन पावर रिक्वायरमेंट, एंड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैन पावर प्लान्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस अप्रेजल से बहुत क्वेश्चन आए हैं इस पेपर में। द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ कंसर्न्ड विद, क्या ये तो जो सारी वीडियो देख रहे हैं वो फटाफट से टिक कर देंगे कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो किससे कंसर्न करता है, वो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस से कंसर्न करता है। तो फोर्थ ऑप्शन पे हम चले जाएंगे, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। एक संगठन में जो कर्मचारी हैं उनके जो परफॉर्मेंस है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसका असेसमेंट मापा जाता है कि एम्प्लॉय जो है वो कैसा काम कर रहे हैं, और ये किस में किया जाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज ₹5 लाख, 40% है पेड अप, लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹50,000, accumulated loss carried from last year is ₹2 lakhs, the company has a tangible net worth, कंपनी की tangible net worth कितनी होगी। देखिए ऑथराइज कैपिटल है 5 लाख की, 5 लाख में से सबसे पहले हम निकालेंगे पेड अप कैपिटल 5 लाख का 40%। देखिए सॉल्यूशन दे कर रखा है यहाँ पे। पेड अप कैपिटल कैसे आएगी, 5 लाख का 40% 2 लाख, 2 लाख में से जो नॉर्मल लॉस है सबसे पहले वो लेस करेंगे 50,000 का, नेटवर्थ बची 150, और उसमें से भी 2 लाख का एक्यूमुलेटेड लॉस हो गया है, तो हमारे पास 50,000 नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। तो हम 50,000 के नेगेटिव बैलेंस पे ही टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स डील्स विद प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, मैनेजमेंट एंड यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो टूल है उसका यूज़ करने से जो सिस्टम बिलोंग करता है वो कौन सा है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, मैनेजमेंट के लिए जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है तो वो हो जाएगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, कौन सा ऐसा सिस्टम है जो डील करता है प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, मैनेजमेंट एंड यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स फॉर मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आ जाएगा हमारा आंसर। देखिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ ए प्लांट सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड डिसमिनेटिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड टू कैरी आउट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को अपने फंक्शन करने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम उसे उस हिसाब से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एम्प्लॉयर इज लाइबल टू पे कंपनसेशन टू ए वर्कमैन। कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे एक वर्कमैन को कंपनसेशन यानी कि क्षतिपूर्ति देने के लिए एक एम्प्लॉयर जो है वो उत्तरदायी हो जाता है। तो यहाँ पे एक फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इफ़ देयर इज़ पर्सनल इंजरी टू वर्कमैन। सेकेंड है, इफ़ इंजरी इज़ कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस, और इफ़ द इंजरी रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द वर्कर। ठीक है, इंजरी के कारण अगर वर्कर की डेथ हो जाती है तो ये तीनों ही कंडीशन ऐसी है जहाँ पे लाइबल हो जाता है एम्प्लॉयर कंपनसेशन देने के लिए, कंपनसेट करने के लिए कि वर्कमैन को। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस विच अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई द कंटेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग इज कॉल्ड। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस जो है किस लिए किया जाता है, विच अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द कंटेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग। एनवायरमेंटल एनालिसिस करने के लिए, ऑपरेशनल एनालिसिस करने के लिए, डिपार्टमेंटल एनालिसिस करने के लिए, इंडिविजुअल एनालिसिस करने के लिए। तो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस बिलोंग करता है इंडिविजुअल एनालिसिस से। देखिए ट्रेनिंग नीड एनालिसिस होता क्या है। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस को कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, इज़ द प्रोसेस इन विच द कंपनी आइडेंटिफाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड। कंपनी आइडेंटिफाई करती है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट नीड को। ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल में आ जाते हैं ना, तो एम्प्लॉयज़ के लिए होता है तो इंडिविजुअल एनालिसिस आ जाएगा, सो दैट दे कैन डू देयर जॉब इफेक्टिवली, ताकि वो अपने काम को और भी अच्छे से कर सके। इट इन्वॉल्व्स ए कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ट्रेनिंग नीड रिक्वायर्ड एट वेरियस लेवल। तो यहाँ पे लेवल नहीं पूछे गए थे, लेवल होते हैं ये 3। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जब ट्रेनिंग दी जाती है, जब ऑपरेशनल लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे दी जाती है। तो ये एनालिसिस होता है, इंडिविजुअल एनालिसिस होता है, हर एम्प्लॉय के लिए एक अलग अलग जो है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जो है उसका सिग्निफिकेंस कौन सा है, तो सभी को पता होगा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिसके ऊपर अगर कंपनी किसी साल डिविडेंड पे नहीं कर पाती है तो वो डिविडेंड जो है वो जुड़ता चला जाता है जब तक कि कंपनी उसको बिल्कुल क्लियर कट ना कर दे। तो इफ़ द कंपनी कांट अफोर्ड टू पे डिविडेंड 1 ईयर, अगर कंपनी 1 साल डिविडेंड पे नहीं कर पाती है, द मिस्ड डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ फ्यूचर ईयर्स। तो अपने आने वाले साल में कंपनी उस डिविडेंड को पेमेंट करती है, तब तक करती है जब तक कि वो बिल्कुल उसका क्लियर हिसाब किताब ना कर दे। 160 क्वेश्चन है ए फर्म शोज रिक्वायर्ड प्रोडक्शन ऑफ 120 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर द मंथ। एक फर्म जो है प्रोडक्शन शो करा है 120 यूनिट्स का। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट है 3 आवर्स एट ₹12 पर आवर, ठीक है। 12 रुपये के हिसाब से 3 घंटे लेबर को पेमेंट की जा रही है। बजट लेबर कॉस्ट फॉर द मंथ शुड बी, तो कितनी हो जाएगी हमारी बजटेड लेबर कॉस्ट। ये देखिए 120 यूनिट प्रोडक्शन करनी है, 3 घंटे काम करना है, 12 रुपये के हिसाब से पेमेंट करनी है। तो 120 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 12 को जब हम करेंगे तो 4320 वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉक प्राइस ऑफ XYZ लिमिटेड इज़ ट्रेडिंग एट ₹60। ठीक है, ये कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो कितना है, 60 रुपीज़ है। लगा लो कि कंपनी का कोई शेयर है वो 60 रुपीज़ है। फर्म इज़ एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर डिविडेंड ₹6 पर शेयर, और कंपनी ने ये अनुमान लगाया है कि वो इन फ्यूचर 6 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो, और ये भी अनुमान लगाया गया है कि जो ग्रोथ रेट है वो कितनी होगी, 12% पर ईयर होगी। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी अंडर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। तो जो हमारा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है उसके अंडर हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें निकालनी है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला हो जाता है D1 डिवाइडेड बाई PO प्लस G। ये R हम निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। D1 क्या है, डिविडेंड नेक्स्ट ईयर, यानी कि अगले साल का जो डिविडेंड नेक्स्ट ईयर हो कितना है, कंपनी ने 6 रुपये के हिसाब से एक्सपेक्ट करा है। PO का मतलब क्या है, करंट शेयर का प्राइस। करंट शेयर का प्राइस है 60 रुपीज़, और G मतलब कि ग्रोथ रेट 12%। तो 6/60 मल्टीप्लाई बाई 100 10% हमारे पास क्या आ जाएगा, जो डिविडेंड है वो, प्लस में ग्रोथ रेट 12%, तो 22% की हमारे पास आंसर जो है वो टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट इन, यानी कि अपने अधिकारों का भारार्पण करना। क्या होता है इससे, अनेबलिंग मैनेजर्स टू डिस्ट्रीब्यूट देयर वर्क। ये क्या करता है, मैनेजर्स को योग्य बना देता है कि वो अपने काम को बांट दें। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में यही होता है ना कि जो थोड़े से कम इम्पोर्टेंट काम हो उसे अपने सबऑर्डिनेट्स को दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे रेशो वाले चैप्टर से 80% ऑफ सेल्स ऑफ ₹10 लाख ऑफ ए फर्म आर ऑन क्रेडिट। एक फर्म की 10 लाख रुपए की सेल में से 80% ना उधार पे है। इट हैज़ ए रिसीवेबल टर्नओवर ऑफ 8, यानी कि जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल रेशियो वो है 8। व्हाट इज़ द एवरेज कलेक्शन पीरियड। अगर हम 360 डेज़ को माने कि एक साल में 360 डेज़ हैं तो हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा, और एवरेज डेटर्स कितने होंगे। अब सबसे पहले एवरेज कलेक्शन पीरियड ही निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लगता है 360 डेज़ डिवाइडेड बाय TR टर्नओवर रेशियो। 360 डेज़ डिवाइडेड बाय TR टर्नओवर रेशियो भी दे रखा है 8, इसे डिवाइड करा तो हो गया 45 डेज़। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन है उसमें से 2 ऑप्शन तो ख़त्म हो गया, बच गए 2 ऑप्शन, 45 डेज़। अब जो नेक्स्ट है एवरेज डेटर कितने आएंगे, 8 लाख या 1 लाख के, ये भी निकाल लेते हैं। TR टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगा के क्रेडिट रिवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज TR। क्रेडिट रिवेन्यू दी गई है 10 लाख का 80% यानी कि 8 लाख,
और इसको जो फॉर्मूला में पुटअप करेंगे हम, TR टर्नओवर रेशो 8 वैल्यू गिवन है, 8 लाख हमारा क्रेडिट रेवेन्यू गिवन है, डिवाइडेड बाय एवरेज TR जो कि हमें निकालना है। एवरेज TR यानी कि एवरेज डेटर कैसे निकालेंगे, एवरेज TR ऊपर चले जाएंगे, रेट नीचे आ जाएगा, तो 1 लाख रुपीज़ के हमारे थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, एवरेज डेटर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजर कैन सुपरवाइज ए लिमिटेड नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक जो सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स का जो है वो सुपरविज़न करता है, तो कौन सी कॉन्सेप्ट में आता है, या था स्पान ऑफ मैनेजमेंट। स्पान ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलता है, एक सुपीरियर के अंडर उसके 5-6 सबऑर्डिनेट ही होने चाहिए ताकि वो उनका अच्छे से कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए फ्लैक्सिबल बजट। निम्न में से ऐसा कौन सा जो फ्लैक्सिबल बजट को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। देखिए, ए बजट विच शोज द कॉस्ट एंड रिवेन्यू एट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी, ये तो होता है ना फ्लैक्सिबल बजट, अलग अलग लेवल पे अलग अलग कॉस्ट और रिवेन्यू को वो दिखा रहा है। ठीक है, बाकी ऑप्शन में से कोई भी ठीक नहीं हो रहा, आप पढ़ के देख सकते हैं सारे ऑप्शंस। ये देखिए, द नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक क्वेश्चन में से ही निकला। नाफ्टा की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड मैक्सिको। यूनाइटेड स्टेट, कनाडा एंड मैक्सिको, 1944 में एस्टैब्लिशमेंट हुई थी इसकी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि जो विभागीकरण कर दिया जाता है, उनमें सबसे कॉमन टाइप कौन सा है। सबसे कॉमन टाइप है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि काम के आधार पर जब अलग अलग डिपार्टमेंट कर दिए जाए, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, तो ये जो है वो सबसे कॉमन टाइप है डिपार्टमेंटलाइजेशन का। प्रोडक्ट के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से बांटना, ये सबसे कॉमन नहीं है। मोस्ट कॉमन टाइप हमारा फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन ही है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, सिक्योरिटी क्या होती है, हमारे शेयर, डिबेंचर, ये जो सिक्योरिटीज़ होती है इसकी एनालिसिस करना, बताना है कि कौन सा ऐसा फॉर्म एनालिसिस करने का जो अटेम्प्ट्स टू फोरकास्ट द मूवमेंट ऑफ प्राइजेस ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी का जो प्राइस है, मान लो कि एक शेयर या शेयर का जो प्राइस है उसके बारे में फोरकास्ट कर रहा है, और किसके बेस पे फोरकास्ट की जा रही है, अनुमान लगाया जा रहा है बेस्ड ऑन इट्स हिस्टोरिकल प्राइस, इसके ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर जब इसके भविष्य के लिए अनुमान लगाया जा रहा है, तो कौन से एनालिसिस में आ जाता है, यह आ जाता है हमारा टेक्निकल एनालिसिस में। अब पहले देखते हैं कि जो सिक्योरिटी एनालिसिस है वो ब्रॉडली क्लासीफाई किया जाता है 3 कैटेगरीज में, एक तो है फंडामेंटल एनालिसिस, एक टेक्निकल एनालिसिस, और थर्ड हमारा होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, कंपनी एनालिसिस और हिस्टोरिकल एनालिसिस होती है सिक्योरिटी एनालिसिस के टाइप। तो टेक्निकल तो हमने पढ़ लिया कि जो फ्यूचर के लिए जो भी फोरकास्ट किया जा रहा है, फ्यूचर की सिक्योरिटी के जो फ्यूचर प्राइस के लिए जो फोरकास्ट किया जा रहा है, वो फोरकास्ट किया जा रहा है हिस्टोरिकल प्राइस के बेस पे, तो वो हो जाता है टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस इज ए मेथड ऑफ मेजरिंग ए सिक्योरिटी इंट्रिंसिक यानी कि आंतरिक वैल्यू, आंतरिक जो मूल्य होता है उसका अनुमान लगाया जा रहा है, किसके हिसाब से, फैक्टर्स के हिसाब से, बाय एग्जामाइनिंग रिलेटेड इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फैक्टर। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फैक्टर के बेस पे जब उसका मूल्य का निर्धारण किया जाएगा तो वो फंडामेंटल एनालिसिस में आ जाएगा, और उसके हिस्टोरिकल प्राइस के बेस पे जब फ्यूचर के लिए फोरकास्ट किया जाएगा तो वो टेक्निकल एनालिसिस में आ जाएगा। फंडामेंटल एनालिसिस एम्स टू डिटरमाइन द करेक्ट प्राइस ऑफ ए सिक्योरिटी। ठीक है, एक प्राइस का सही मूल्य पता लगाने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। बाय नोइंग द राइट प्राइस एन इन्वेस्टर कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ताकि जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है वो बंदा अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सके। और तीसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, एक क्वालिटी और एक क्वांटिटी दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता को नहीं देखा जा रहा, क्वांटिटी मात्रात्मकता को देखा जा रहा है। तो दिस इज अ टेक्निक दैट यूजेस मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, मेजरमेंट एंड रिसर्च टू अंडरस्टैंड बिहेवियर को देखने के लिए जब मैथमेटिकल या फिर स्टैटिस्टिकल जो भी हमारी मॉडलिंग है, मेजरमेंट है, उसे यूज़ किया जाए। जैसे कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल कंसिडर दिस ब्रांड, कितने लोग इस ब्रांड को पसंद करते हैं, कितने लोग। क्वांटिटी का जब यहाँ पे निर्धारण किया जा रहा है तो वो हो जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द ज्वाइनिंग ऑफ 2 फर्म्स। देखिए, क्या इसमें से ऐसा कौन सा है जब 2 फर्में ज्वाइन करिए, किस लिए आपस में इकट्ठा हो रही है, इन ऑर्डर टू फॉर्म ए थर्ड कंपनी इन विच द इक्विटी इज शेयर, जिसमें वो अपनी इक्विटी को शेयर कर सकती है
एक तीसरी कंपनी बन रही है वो, तो ये हो जाएगा जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर होता है क्या? जॉइंट वेंचर इज ए बिजनेस एंटिटी created by two or more parties, generally characterized by shared ownership, shared returns and risk and shared governance। यानी कि जो स्वामित्व है उसको बांट सके, वो जितने भी जोखिम है, जितने भी लाभ है वो बांट सके, आपस में स्वामित्व को बांट सके, तो ये आ जाता है हमारा जॉइंट वेंचर में। इन विच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ए सबऑर्डिनेट हैज़ टू वर्क अंडर मोर देन वन बॉस। देखिए, एक जो सबऑर्डिनेट है वो एक से ज़्यादा बॉस के अंडर काम करे, तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसमें जो सबऑर्डिनेट है वो एक से ज़्यादा बॉस के अंडर काम करता है? देखिए, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में और लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, इन तीनों में बॉस एक ही होते हैं। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में बॉस जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट? ये मार्केटिंग रिसर्च की जितनी भी स्टेजेस है उसमें से ऐसी कौन सी स्टेज है जिसको सबसे ज़्यादा मुश्किल माना गया है फॉर एन एंटरप्रेन्योर के लिए? ड्यू टू लेक ऑफ नॉलेज, क्योंकि उसे नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ की और एक्सपीरियंस नहीं है मार्केटिंग का। तो कौन सी स्टेज जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाती है? फर्स्ट हो जाती है हमारी डिफाइनिंग द पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है या जो पर्पस है उसको डिफाइन करने वाली स्टेज यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि एंटरप्रेन्योर के लिए। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट दैट मेजर डिग्री to which people believe that they control their own fate is called they control their own fate। जब लोग मानने लगे कि वो अपने भाग्य को खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये किस में आ जाता है? ये आ जाता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल में। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल में मानते हैं कि दूसरे ही उसके भाग्य को ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल अप्रोच फॉर कोस्टिंग? कोस्टिंग की ट्रेडिशनल अप्रोच कौन सी है? क्या पारंपरिक अप्रोच जो वो कौन सी है? ये हमारा एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग अप्रोच आ जाएगा, और ये कोई भी ट्रेडिशनल नहीं है। ट्रेडिशनल अप्रोच यही है, एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग अप्रोच। विच टाइप ऑफ ओनरशिप इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव टू स्टार्ट? सबसे ज़्यादा सस्ती जो सी पड़ती है वो कौन सी है? ये हमारी आ जाएगी सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व। जब अकेला बंदा ही कोई काम शुरू करता है तो वो सबसे ज़्यादा सस्ती यानी कि कम खर्चीली पड़ती है। ठीक है, बाकी पार्टनरशिप है, कॉरपोरेशन है, जब दूसरों के साथ मिलके काम करना पड़े तो वो ज़्यादा लिस्ट एक्सपेंसिव नहीं होती। लिस्ट एक्सपेंसिव की जब हम बात करेंगे तो सोल प्रोप्राइटर पे ही हम टिक करेंगे। स्पान ऑफ मैनेजमेंट में भी लार्जर इन केस ऑफ, अभी पीछे क्वेश्चन आया था स्पान ऑफ मैनेजमेंट में कितने सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, यानी कि क्या कहलाते हैं उसको जब हमारा सबऑर्डिनेट को कंट्रोल किया जाता है। तो स्पान ऑफ मैनेजमेंट अब कहते हैं कि कौन से केस में ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5-6 से ज़्यादा हो सकते हैं। कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स यानी कि जो अधीनस्थ हैं जब वो सक्षम हो, जब वो लायक हो काम करने के, तो सबऑर्डिनेट 5-6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये अनपॉपुलर सुपीरियर हो, अनट्रेंड सबऑर्डिनेट हो या नॉन रूटीन टास्क, कोई भी ठीक नहीं है यहाँ पे। इफ़ सबऑर्डिनेट्स आर कॉम्पिटेंट यानी कि सक्षम है जब सबऑर्डिनेट टू मैनेज देयर जॉब्स विदाउट मच असिस्टेंस, यानी कि उन्हें ज़्यादा सहयोग की जरूरत ही नहीं है सुपीरियर से, तो स्पान ऑफ मैनेजमेंट कैन बी वाइड। नेक्स्ट है कंट्रीज डैश इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए कंट्रीज इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ओवर टाइम। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है उसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे? करंट अकाउंट। एक कंट्री के करंट अकाउंट को यूज़ किया जाता है जब कंट्री के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस देखना है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नहीं आएगा, परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है ए डैश इज़ ए स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्टिमुली इम्पेयरिंग एक्शन, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग जो आंतरिक उद्दीपक है वो कौन सा होता है? वो होता है ड्राइव। आंतरिक उद्दीपक जैसे भूख लग जाए, क्या प्यास लग जाए या थकान हो जाए, ठंड लगे, दर्द हो, तो ये क्या होते हैं? हमारे ड्राइव होते हैं। मिलर एंड डॉलर डिफाइंस ए ड्राइव। मिलन और डॉलर ने ड्राइव को कैसे डिफाइन किया है? एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस विच इम्पेल्स एक्शन, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग, एक ऐसा ताकतवर उद्दीपक जो काम को करने के लिए बाध्य कर देता है, काम करने के लिए बाध्य कर देता है, ये ड्राइव आ जाएगा। फिजिकल नीड्स सर्व एज प्राइमरी ड्राइव्स, फॉर एग्जाम्पल हंगर, थर्स्ट, फैटिग्यू, कोल्ड एंड पेन। ड्राइव कैन आल्सो बी लर्न, ठीक है, इन्हें सीखा भी जा सकता है। और जो ये हमारा डिस्क्रिमिनेशन, हमारा आंसर नहीं है। रेनफोर्समेंट, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है विभेदीकरण, ये भी स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्टिमुलस नहीं है। रेनफोर्समेंट यानी कि दबाव डालना, या फिर क्यों मतलब संकेत, संकेत जो है वो अलग अलग होते हैं। संकेत भी किस में आ जाते हैं? डिस्क्रिमिनेटिव स्टिमुली में आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ड्राइव ही हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग इंटरनल स्टिमुली जो है वो है ड्राइव। When product cannot be easily differentiated,
जब प्रोडक्ट्स को आसानी से डिफ्रेंशिएट यानी कि विभेदीकरण ना किया जा सके, अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट ना किया जा सके आसानी से, तो वहाँ पे कौन सा जो आंसर है वो ठीक बैठेगा कि ए हायर प्राइस कैन बी चार्ज। अगर मान लो हमारा प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट के लगभग समान ही है तो क्या हम वहाँ पे हायर प्राइस ले सकते हैं? नो। स्कीमिंग प्राइस स्ट्रैटेजी से आपको स्कीमिंग क्या होता है? मलाई उतारना बाजार की। मलाई तब उतरती है जब हमारा प्रोडक्ट नया हो, ठीक है, और किसी के पास हमारे जैसा प्रोडक्ट ना हो। तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। देयर इज़ लिटिल रूम फॉर प्राइस वेरिएशन फ्रॉम द कंपटीशन, यानी कि हम थोड़ा बहुत अंतर हम डाल सकते हैं अपने प्रोडक्ट के प्राइस में, ज़्यादा नहीं डाल सकते। द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस मस्ट बी, लोएस्ट पॉसिबल प्राइस अगर हम लेंगे तो क्या होगा? लॉस में चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है NESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होता क्या है? एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को बिकॉज दे रियलाइज दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि यहाँ पर वो ये अनुभव करते हैं कि वो खुद के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए कोई भी ऑप्शन यहाँ पे ठीक नहीं है, आप 4 ऑप्शन पढ़ के देख सकते हैं। रिमूव्स द नीड फॉर ए कंटिन्यूस परफॉर्मेंस अप्रेजल, इट इज़ ए डिवाइस टू ट्रांसफर द बिजनेस टू ए स्मॉल ग्रुप ऑफ की लॉयल एम्प्लॉयज़, या एलिमिनेट द नीड टू परफॉर्म ए कंप्लीट वैल्यूएशन ऑफ द वेंचर। मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एम्प्लॉय से ही रिलेटेड है, तो मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को बिकॉज दे रियलाइज दैट दे आर वर्किंग फॉर देमसेल्व्स। देखिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान एंड ESOP इज़ एन एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान दैट गिव्स वर्कर्स ओनरशिप इंटरेस्ट इन द कंपनी, सिमिलर इन सम वे टू ए प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान की तरह इसको ट्रीट किया जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ए डैश इज़ ए सेपरेट एंटिटी दैट इन्वॉल्व्स ए पार्टनरशिप बिटवीन 2 और मोर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। जॉइंट वेंचर, अभी जॉइंट वेंचर का रिसेंटली इसी वीडियो में क्वेश्चन है, जॉइंट वेंचर क्या होता है। यहाँ पे भी ये सेपरेट, ये एक अलग से सेपरेट एंटिटी बन जाती है जब 2 पार्टनरशिप फर्में जो है यानी कि मिलके एक तीसरी फर्म का निर्माण करती है, तो जॉइंट वेंचर में वो आ जाती है, ठीक है। मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में सभी 180 क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय।